हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कोर 1 कंप्लीट हो चुका है और हम कोर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर आपने कोर 2 का सिलेबस नहीं देखा है तो आप पहले जाकर वीडियो में कोर 2 का सिलेबस देख ले, मेरे चैनल पर जो अवेलेबल है, क्योंकि उसके बाद ही आपको टॉपिक समझ में आएंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी डिले। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें वर्ल्ड हिस्ट्री को हिस्ट्री पढ़ने के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके बारे में आपने अपने स्कूल टाइम में 9-10 में ज़रूर पढ़ा होगा, और कुछ कुछ बातें आपको अगर याद होगी तो ठीक है, नहीं याद होगी तो अभी पढ़ के याद आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति, जो कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई थी। तो फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। तो इससे पहले मैं आपको कुछ पृष्ठभूमि यानी कि मैं क्रांति के बारे में कुछ समझा दूं कि क्रांति की से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा तो कुछ चीज़ें जो होती है वो फिक्स होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रांति कब होता है, ठीक है, तो क्रांति कब होता है? तो क्रांति तभी होता है जब जो प्रजा होती है या लोग होते हैं वो अपने शासक से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, चाहे उनकी कुछ मांगे होती है जो शासक पूरा नहीं करता, या फिर शासक उन पर जबरदस्ती कर लगाता है, या फिर जबरदस्ती उनसे मतलब उन पर अत्याचार करता है। तो क्रांति तभी होती है। तो क्रांति से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो ये सब टॉपिक आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ये सब लाइन की क्रांति तभी होती है जब जो क्रांति के पीछे लोगों का बहुत लंबे समय का असंतोष छुपा होता है। तो इसी तरह फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई, और उसका भी कारण यही था कि लुई 16वां जो था वो बहुत ही भोग विलासी शासक था। वो बस अपने मतलब से काम रखता था और प्रजा पर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तो आगे हम इसके पृष्ठभूमि को जानेंगे, और ये मैंने ये जो पॉइंट वाइज लिखा है, तो पॉइंट वाइज सब सारे देख लेना, क्योंकि पॉइंट वाइज अगर आप देख लोगे तो उससे आपके एक भी एमसीक्यू के जो क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड वो एक भी नहीं छूटेंगे। तो फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। सामंती व्यवस्था मतलब जमींदारी व्यवस्था थी। तो 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के यानी कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 14 जुलाई 1789 को हम देखते हैं कि क्रांतिकारियों ने बास्तिल के किले को तोड़कर उसमें जो भी बंदी थे उन्हें रिहा कर दिया। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, ये कथन किसका है? तो ये कथन लुई 14वां का था। तो लुई 16वां से पहले लुई 15वां आया होगा, उससे पहले लुई 14वां था। तो ये कथन मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही क्रांति है, ये कथन लुई 14वां का था। राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पालरमा नामक संस्था थी, जिसकी संख्या 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। तो राजा बहुत ही निरंकुश हो चुका था, तो उस पर जो अंकुश लगाने के लिए पालरमा नामक संस्था जिसके अंतर 17 जो संस्थान थे, और जिसका गठन जो था न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वंश कर्मानुगत होते थे। तो न्यायाधीश जो बनाए जाते थे वो कुलीन वर्ग, आगे हम पढ़ेंगे 3 स्टेटस में डिवाइडेड था। कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और निम्न वर्ग पढ़ेंगे ये सब। तो जो न्यायालय का जो पद होता था वो कुलीन वर्ग के लिए फिक्स था, यानी कि उससे कोई अन्य वर्ग से जो होते हैं वो उम्मीदवार वो उस पर नहीं आ सकते थे, न्यायाधीश के पद पर नहीं आ सकते थे। और ये पद जो होता था वो वंश कर्मानुगत होता था। वंश कर्मानुगत कहने का मतलब है कि अगर आज आप है तो आगे आपका बेटा बनेगा, फिर आपको उसका बेटा बनेगा, उत्तराधिकारी जैसे होता था उस टाइप से। वायसराय के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। तो वायसराय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो लुई 14वां ने करवाया था। वायसराय को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनाया था।
लुई 16वां 1764 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। उसकी पत्नी का नाम एंतोइनेट था, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। तो लुई 14वां ने वायसराय को फ्रांस की राजधानी बनाई थी। और लुई 16वां जो था वो 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठता है। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंतोइनेट से हुआ था। टैले एक प्रकार का भूमि कर था तथा टीथे एक प्रकार का धार्मिक कर था, जिसे चर्च को देना पड़ता था। तो ये सब पॉइंट आप अपने आंसर राइटिंग में ये सब इसको इंक्लूड करेंगे। और ये सबसे एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनते हैं कि टैले किस प्रकार का कर था, तो वो भूमि कर था। और जो टीथे था वो किस प्रकार का कर था, तो धार्मिक कर था, जो को चर्च को देना पड़ता था, यानी कि चर्च को कर देना पड़ता था। फ्रांसीसी क्रांति में वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया। तो ये सब दार्शनिक थे और इन्होंने अपने लेखों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य किया, और इस प्रकार से उन्होंने जो क्रांति में सर्वाधिक योगदान दिया। वाल्टेयर चर्च का विरोधी था। रूसो फ्रांस में प्रजातांत्रिक शासन पद्धति का समर्थक था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन किसका है, तो वोल्टेयर का है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की एवं लेटर्स ऑन इंग्लिश वोल्टेयर की रचना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की और लेटर्स ऑन इंग्लिश वोल्टेयर की रचना है। कानून की आत्मा की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की थी, जिसमें सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति को पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया। यानी कि मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया, सरकार को 3 भागों में बांट दिया। जो कि पहले हम देखते थे कि जो राजा होता था वही सर्वे सर्वा होता था, यानी कि सब कुछ का अधिकार उसे ही प्राप्त था। वो जिसे चाहे उसे विशेष अधिकार, जिस वर्ग को चाहे उसे विशेष अधिकार दे देता था, और निम्न वर्ग को कुछ भी नहीं उसने दिया था। तो क्या किया मॉन्टेस्क्यू ने सरकार को 3 अंगों में बांट दिया, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इस प्रकार से शक्ति का बंटवारा कर दिया। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया था। स्वतंत्रता एवं बंधुत्व भी क्रांति का नारा था। सबसे महत्वपूर्ण नारा जो था वो समानता था, तो जिसे निम्न वर्ग ने यानी मध्यम वर्ग ने आगाज किया था, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा असंतुष्टि थी वो मध्यम वर्ग में ही थी। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटस अर्थात 3 श्रेणी में बटा हुआ था। प्रथम स्टेटस में पादरी वर्ग आते थे, द्वितीय स्टेटस में अभिजात वर्ग आते थे, और तृतीय स्टेटस में इसमें देश की 90% जनता थी। उन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। इस वर्ग में व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान एवं मजदूर सभी शामिल थे। तो हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट स्टेटस में जो है वो पादरी वर्ग होते थे, जो बहुत बड़े लोग होते थे, जो चर्च के जो हेड होते थे उन्हें पादरी वर्ग कहा जाता था। और द्वितीय स्टेटस में अभिजात वर्ग होते थे, जो उन्हें भी विशेष अधिकार प्राप्त था। और तृतीय स्टेटस में सबसे निम्न वर्गीय लोग आते थे, जिसमें किसान, अध्यापक, जज, मजदूर, वकील आदि लोग आते थे। तो फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिव्रे थे। तो ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछता है कि फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी, तो लिब्रे या फिर लिव्रे, जो भी आप बोल सकते हैं, लिब्रे थी। तो स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 में हुई थी। मापतौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। कारण एवं प्रभाव। अब हम ये पॉइंट वाइज जो मैंने लिखा है उसको आप अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड करेंगे प्रॉपर आंसर राइटिंग के लिए। अब हम पढ़ेंगे जो कि प्रॉपर जो दिया हुआ है सिलेबस में कि क्या क्या पढ़ना है। तो हमें कारण एवं प्रभाव पढ़ना है, फिर आतंक का राज्य पढ़ना है, नेशनल असेंबली के कार्य पढ़ना है। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे इसको। तो अभी हम देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे और इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो 14 जुलाई 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति के अनेक कारण थे। तो क्या क्या कारण थे, तो सबसे पहले जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण। अगेन मैंने इसे आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में लिखा है, तो जिससे कि आपको समझ में भी आ जाएगा और कैसे आपको एग्जाम में लिखना है वो एक आइडिया भी मिल जाएगा। तो राजनीतिक कारण।
राजनीतिक कारण में है प्रशासनिक अव्यवस्था। फ्रांस के शासन में व्यवस्था नाम तक नहीं रहा था। योग्य और अयोग्य का विचार किए बिना ही राज्य के महत्वपूर्ण पदों को नीलाम किया जाता था। पदाधिकारियों के अधिकारों और शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान तक नहीं था। सभी नगरों में नगर सभा थी, परंतु उनमें कोई भी दो नगर सभाओं के नियम एवं निर्वाचन प्रणाली समान नहीं थी। तो प्रशासनिक व्यवस्था में हम क्या देखते हैं कि शासन व्यवस्था जो थी उसका कोई नामो निशान भी नहीं था, और योग्य और अयोग्य का तो कोई बात ही नहीं था। इस पर कोई विचार भी नहीं किया जाता था। राजा जिसे चाहे, शासक जिसे चाहे वो उसे पदों पर नियुक्त कर सकता था और उसे विशेष अधिकार प्रदान कर सकता था। यही कारण रहा कि आगे चलकर क्या हुआ कि पादरी वर्ग और जो कुलीन वर्ग थे उन्हें विशेष अधिकार मिलने के कारण वे क्या करने लगे, तो निम्न वर्ग पर शोषण करने लगे, और आगे चलकर ये क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण बना। अलग अलग प्रांतों में विविध प्रकार के कानून प्रचलित थे। एक नगर में जो बात नियमानुकूलित मानी जाती थी वहीं दूसरे नगर में गैर कानूनी समझा जाता था। किसी भी प्रकार का कोई स्थायी कानून नहीं था। तो किसी भी प्रकार का कोई स्थायी कानून नहीं था, जैसा कि पीछे डिस्क्राइब किया हुआ है कि अगर एक नगर में दो नगर हैं और दो नगर में क्या होता था कि अलग अलग तरह के कानून होते थे। अगर इस नगर का कानून उस नगर में गलत माना जाता था तो उस नगर का कानून इसमें गलत माना जाता था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी राज्य के लिए या किसी भी नगर के लिए कोई स्थायी कानून नहीं था, क्योंकि अधिकारियों को खुद सही गलत की समझ नहीं थी। दूसरा, प्रशासन में कुशलता का अभाव। फ्रांस के शासकों में कोई भी शासक ऐसा नहीं हुआ जो शक्तिशाली, सुयोग्य और कुशल हो। अतः फ्रांस की जो प्रतिष्ठा लुईस 14वां के शासनकाल में थी वह अब स्वप्न मात्र रह गई थी। तो हम कह सकते हैं कि लुईस 14वां जो था वो लुईस 16वां से तो बेटर रहा होगा। तभी यहाँ बोल रहा है कि उसके समय में जो प्रतिष्ठा थी वो लुईस 16वां के टाइम में केवल ड्रीम रह गया था। तो फ्रांस के जो भी शासक थे वो शक्तिशाली, सुयोगी या कुशल कोई भी नहीं थे। वे अपने भोग विलासी जीवन में व्यस्त रहते थे और उन्हें प्रजा पर उनका कोई ध्यान नहीं होता था। शासकों की निरंकुशता। इस काल में राजा की निरंकुशता की कोई सीमा नहीं थी, उसकी इच्छा ही कानून थी। स्टेट्स जनरल का अधिवेशन पिछले 150 वर्षों से अधिक समय से नहीं बुलाया गया था। जन साधारण को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं थे। साधारण वर्ग के व्यक्तियों को बिना मुकदमा चलाए ही बंदी खाने में डाल दिया जाता था। राजा के कृपा पात्रों के पास छपे हुए आदेश पत्र रहते थे, जिनमें वे अपने विरोधी का नाम लिखकर पुलिस चौकी को दे देते थे। पुलिस व्यक्ति को पकड़कर जेल में डाल देती थी और देश भर में न कोई अपने विचार स्वतंत्रता के साथ प्रकट कर सकता था और न ही कोई व्यक्ति भाषण दे सकता था। अतः जनता क्रांति के लिए उत्सुक हो उठी। तो शासकों की निरंकुशता निरंतर बढ़ती जा रही थी। उसके साथ साथ ही शासक ने जिन्हें भी विशेष अधिकार दिए थे वे भी लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिए थे। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि साधारण वर्ग के व्यक्तियों को बिना मुकदमा चलाए ही, यानी कि बिना किसी रीज़न के, अगर वो थोड़ा भी आवाज़ उठाते थे तो उन्हें तुरंत क्या किया जाता था कि जेल में बंद कर दिया जाता था, बंदी बना लिया जाता था। तो उनके कृपा पात्रों के कहने का अर्थ है जो राजा के जो विशेष व्यक्ति होते थे, राजा जो जिन्हें नियुक्त करता था, उनके पास राजा के छपे हुए आदेश पत्र रहते थे। तो वो तुरंत उनका नाम उन पर लिखकर और क्या करता था, पुलिस को दे देता था और पुलिस उन्हें बंदी बनाकर ले जाती थी। तो इस प्रकार शासक की निरंकुशता निरंतर बढ़ती जा रही थी और अंततः क्या हुआ, इसके कारण जनता जो है वो क्रांति के लिए उत्सुक हो उठी। चौथा है अपव्यय। अपव्यय यानी कि फिजूल खर्चा, आवश्यकता से अधिक खर्च। राज दरबार का व्यय अपव्यय का रूप धारण कर चुका था। राज्य की संपूर्ण आय राजा, रानी और दरबारियों की विलासिता पर व्यय कर दी जाती थी। राजमहल में राजा की सेवा के लिए 1600 सेवक और महारानी के लिए 500 दासियां नियुक्त थी। राजा के घुड़साल में 1800 घोड़े और 200 गाड़ियां थी। राजमहल का वार्षिक व्यय 12 करोड़ रुपए से कम नहीं था। राजा और रानी अपने कृपा पात्रों को अपार धन राशि पुरस्कार के रूप में देते रहते थे। इस प्रकार भारी अपव्यय ने राजकोष को खाली कर दिया था। तो आवश्यकता से अधिक खर्च भी क्रांति का एक कारण बना। तो वो कैसे बना कि जब देखते हैं जब देखते हैं कि राज्य में जो है वो आवश्यकता से अधिक खर्च किया जा रहा है राजमहल में, और सिर्फ राजा अपनी यानी कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि रानी के लिए 500 दासियां नियुक्त थी। तो एक व्यक्ति के लिए 500 व्यक्ति को नियुक्त करना ये कोई मतलब सही नहीं है।
तो इस प्रकार देख सकते हैं कि कैसे वह फिजूल खर्ची, रानी जो थी एंटोइनेट वो भी काफ़ी फिजूल खर्ची थी, वो तो और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। एक मैं आपको छोटा सा किस्सा बताती हूँ कि जब नारेबाजी करते हुए जब फ्रांस के महल तक पहुँचते हैं और कहते हैं कि उन्हें मतलब वो खाने के लिए उनके पास रोटी नहीं है, तो उन्हें जब वो क्रांति के लिए यानी क्रांति करने लगते हैं तो रानी इतनी मूर्ख होती है, वो कहती है कि रोटी नहीं है तो डबल रोटी खरीद के खाओ। इतनी मूर्ख होती है रानी। तो इससे आप कैसे मतलब पता लगा सकते हैं कि एंटोइनेट जो थी उसे वो कितनी ही मूर्ख रही होगी। तो करों की अधिकता, पांचवा कारण है करों की अधिकता। राज्य के संपूर्ण करों का भारी भार साधारण जनता के ही वहन करना पड़ता था। कुलीनों और पादरियों को विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिनके कारण उन्हें किसी प्रकार की कर नहीं देना पड़ता था। कृषकों को राज, जमींदारों और चर्च को इतने प्रकार के कर देने पड़ते थे कि उनके आय का 85% से भी अधिक भाग उनके करों में भुगतान के रूप में व्यय हो जाता था। किसानों को आय कर भी देना पड़ता था, जो कृषक के घर बार आदि को देख रेख लगाया जाता था। इन भारी करों के कारण जनता में राजा और राज्य के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा था। इस असंतोष ने आगे चलकर क्रांति का विस्फोट कर डाला। तो करों की अधिकता, आवश्यकता से अधिक कर लिए जाते थे, धार्मिक कर लिए जाते थे, भूमि कर लिए जाते, जैसे कि मैंने पीछे बताया धार्मिक कर और भूमि कर का नाम। तो ये जो थे वो निम्न वर्ग से ही लिए जाते थे, क्योंकि कुलीनों और पादरियों को तो विशेष अधिकार प्राप्त थे। तो क्या करते थे, कुलीन और पादरी ही जो होते थे वो निम्न वर्ग से कर वसूल कर राजा को देते थे, और वही कर से जो राजा का जो भी खर्च होता था, राजमहल का जो फिजूल खर्च होता था, राजा उसी से वहन करता था। तो ये तो लाजमी है कि लोग जब आवश्यकता से अधिक उनके मतलब जब जितना वो कमा नहीं रहे हैं उससे अधिक अगर कर उन्हें देना पड़े तो कोई भी व्यक्ति मतलब गुस्सा तो आएगा। तो यही क्रोध आगे चलकर क्रांति का कारण बना। दूसरा है, वो सभी कारण राजनीतिक कारण थे। अब दूसरा है सामाजिक कारण। फ्रांस का समाज असमान और विघटित था। यह सामंतवादी प्रवृत्तियों और विशेषाधिकारों के सिद्धांत पर आधारित था। यह समाज 3 श्रेणी में बटा हुआ था, प्रथम स्टेटस, द्वितीय स्टेटस और तृतीय स्टेटस। तो प्रथम स्टेटस में पादरी वर्ग आते थे, द्वितीय में सामंत आते थे और तृतीय में जनसाधारण वर्ग आते थे। सामाजिक हैसियत और अधिकारों के आधार पर उच्च पादरी तथा कुलीन सामंत वर्ग विशेषाधिकार वर्ग के अंतर्गत तथा समस्त जनता एवं मजदूर, नौकरी और व्यापार करने वाले अधिकारहीन वर्ग के अंतर्गत आते थे। तो इसका भी बंटवारा जो किया गया था वो हैसियत के हिसाब से किया गया था, यानी कि जिनकी पूंजी अधिक होती थी वो पादरी और कुलीन वर्ग में आते थे, और जो किसान, मजदूर, नौकरी और व्यापार करने वाले अधिकारहीन लोग होते थे वे निम्न वर्ग में आते थे, तृतीय स्टेटस में आते थे। कुलीन सामंत संपन्न, उच्च पादरी और कुलीन सामंत संपन्न और अधिकांश भूमि के स्वामी होने के बावजूद कर मुक्त थे। उनके पद खरीदे जा सकते थे, जिस कारण उच्च पदाधिकारी और पादरी अयोग्य, भ्रष्ट एवं चापलूस हो गए थे। सामंत वर्ग विलासिता का जीवन व्यतीत करता था। उसे किसानों से कई प्रकार के करों को वसूलने और बेगारी करवाने का विशेषाधिकार प्राप्त था। मध्यम वर्ग धन और योग्यता में संपन्न होने के बावजूद सुविधाहीन था, जिस कारण उसमें अत्यधिक असंतोष था। सबसे दयनीय स्थिति किसानों और मजदूरों की थी, जो जनसंख्या में 80% थे तथा जिन्हें अपनी आय का आधा भाग सामंत, धार्मिक और राज्य करों के रूप में देना होता था। अब है आर्थिक कारण। फ्रांस की वित्तीय नीति दोषपूर्ण थी। राजा का कोई बजट नहीं था। राजा की व्यक्तिगत संपत्ति और राजकोष में कोई अंतर नहीं था। राजपरिवार विलासिता और युद्धों पर अत्यधिक अपव्यय करता था। आय से अधिक व्यय होने के कारण फ्रांस की अर्थव्यवस्था कर्ज आधारित हो गई थी। सामान्य लोगों की जितनी आमदनी नहीं होती थी उससे अधिक उन्हें कर वसूले जाते थे। 1778 की मंदी और अकाल ने स्थिति को इतना अधिक खराब कर दिया था कि किसानों और मजदूरों में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और अभी मैंने बताया कि जैसा कि जब रोटी की मांग के लिए जाते हैं कि हमारे पास रोटी नहीं है, हम क्या खाएं, तो रानी कहती है कि आप डबल रोटी खरीद के खाएं। व्यापारियों ने भी राज्य को ऋण देने से मना कर दिया था, परंतु राज परिवार और कुलीन वर्ग की विलासिता में कोई कमी नहीं आई। अंततः फ्रांस को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। अब चौथा है फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक एवं अन्य कारण। तो फ्रांस में दार्शनिकों और लेखकों ने फ्रांसीसी समाज में व्याप्त असमानता, भ्रष्टाचार, धार्मिक अंधविश्वास आदि की आलोचना करते हुए जनता को प्रेरित किया। उसका व्यापक प्रभाव मध्यम वर्ग पर पड़ा।
मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। वह संवैधानिक शासन पद्धति के पक्ष में था। वोल्टेयर ने प्राचीन रूढ़ियों, कुप्रथाओं और अंधविश्वासों का विरोध किया। इसके अतिरिक्त डिडरो, हॉलबैक आदि लेखकों ने भी जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। यानी कि दार्शनिकों, बौद्धिक ये इनका भी बहुत बड़ा, लेखकों का भी बहुत बड़ा रोल रहा है फ्रांस की क्रांति में, क्योंकि लोगों को जागरूक करने का कार्य, लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का कार्य कि राजा हम पर अत्याचार कर रहा है। तो इसका जो रोल था, यानी कि इसका ये सब जो कार्य था वो बौद्धिकों ने अपने लेखकों के माध्यम से किया था। और लास्ट है तत्कालिक कारण। फ्रांस में मंदी और अकाल के कारण वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया था। राजकोष खाली हो जाने पर लुई 16वें ने इस संकट को दूर करने का प्रयास किया, किंतु वह असफल रहा। अंततः लुई 16वें ने अध्यादेशों के द्वारा सामंत वर्ग पर कर लगाना चाहा। इस पर उसकी मां ने स्पष्ट किया कि राजा को नया कर लगाने का अधिकार नहीं है, केवल राज्य स्टेटस जनरल के माध्यम से कर लगा सकता है। इस प्रकार विशेषाधिकार संपन्न सामंत वर्ग ने राजा का विरोध करके फ्रांस की क्रांति की ओर धकेल दिया। यानी कि जब राजकोष पूरी तरीके से खाली हो गया तो अब क्या किया जाए। तब उसने क्या प्लान बनाया कि निम्न वर्ग के लोग तो कर देते ही हैं, अब क्या किया जाए, जो बीच वाले वर्ग के लोग हैं, यानी कि जो सामंत वर्ग के लोग हैं, जो द्वितीय स्टेटस में आते हैं, उनसे भी कर वसूला जाए। लेकिन उन्हें तो विशेषाधिकार उसने ही दे रखा था। तो उसकी मां ने बताया कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कर लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है, केवल राज्य के स्टेटस जनरल को ही प्राप्त है। और इस प्रकार से जब उसने सामंत वर्ग पर जबरन कर लगाने की कोशिश की, तो सामंत वर्ग ने क्या किया, राजा का ही विरोध कर दिया। इस प्रकार से फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हो गई। तो ये थे फ्रांस की क्रांति के कारण। अब हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव। तो इसको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, क्योंकि इसका एक पार्ट 2 भी बनेगा। ये पार्ट 1 में पूरा कवर नहीं हो पाएगा। बहुत लंबा वीडियो अगर बन जाए तो आपको भी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, और आप पूरा नहीं देखते हैं, आई नो, स्किप कर दोगे। इसीलिए पार्ट 1 है ये, और पार्ट 2 आएगा 1-2 दिन में मैं बना दूँगी। और जो भी इसके टॉपिक बचे हुए हैं, नेशनल असेंबली के कार्य, आतंक का राज्य, तो उसको भी मैं उसमें कवर कर दूँगी। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।